Hello students, in today's lecture we will discuss about DNA replication process and prokaryotes especially. So first of all DNA replication start करने से पहले हमें DNA के बारे में तो कम से कम पहले पता होना चाहिए कि DNA क्या होता है और DNA कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी एनिमल्स में जो सेल होती है, सेल के न्यूक्लियस में आप देख सकते हो डायग्राम में, ये सेल है एक, और इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, ये सेल है एक, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये मिलता है किससे, ये बनता है किससे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन जालिका हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन जो है ये कुछ 30 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें से न्यूक्लियोसोम जो होता है ये 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो अल्टीमेटली जो डीएनए है वो इस प्रकार से फोल्डेड होकर और न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल में हमारी में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक डीएनए बनाता है। 1 डीएनए इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। अगर हम बात करें हमारी सेल में एक जो डीएनए होता है वो लगभग 2 मीटर के अराउंड होता है। तो अराउंड है ये, तो 2 मीटर एक क्रोमोसोम है, तो कितने मीटर का डीएनए लगभग हमारी कोशिकाओं में पाया जाएगा एक में, तो हम लगा सकते हैं कि 96 मीटर के अराउंड हमारी सेल्स में क्या डीएनए पाया जाता है। अब देख लो आप 96 मीटर को किस प्रकार से फोल्ड करके और पैकिंग करके, जो देख सकते हैं क्रोमोसोम किस प्रकार से पैक करके और यहाँ पर डीएनए को यहाँ पर रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि डीएनए कहाँ पर होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर। तो डीएनए जो है आप लोगों को पता होगा कि डीएनए किससे मिलके बना होता है। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं। तो डीएनए की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और इस शुगर मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं, और इधर नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार रिपीट, नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रकार के हैं। यूरेसिल होता है, थाइमीन है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। ये इनकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मैंने क्लास में बताई। तो ये जो बेसिस हैं ये किस प्रकार से, देखो आप इधर देख सकते हैं किस प्रकार से डीएनए बनाते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड हो गया एक सिंगल, यहाँ पर इस फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर इससे बेस जुड़े रहते हैं, ठीक है। बेस जो है यहाँ पर डीएनए में 4 तरह के बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। देख सकते हैं 4 बेसिस हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया, तो ये 3 चीज़ें न्यूक्लियोटाइड में पाई गई। इस प्रकार से ये फॉस्फेट ग्रुप जो हैं आपस में ये शुगर के साथ में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं।
तो ये जो बॉन्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा देखो ये आपस में एक चैन बना लेते हैं। जो कि चैन बनता है ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए की। जब इस तरह की दो चैन आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये है, ये देख सकते हैं कि ये जो बेसिस है ये इस डायरेक्शन में है और ये जो है ये एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट में है और इन दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया। यहाँ पर दोनों के जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर दो स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो बेस पेयरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो आप लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है आपस में एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस प्रकार से एक डबल हेलिक्स फॉर्म में डीएनए जो है वो मौजूद होता है। तो ये तो यहाँ पर अपनी डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं हमारा जो पॉइंट है जो कि है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक प्रोसेस होती है जो कि सेल साइकिल का नाम आपने सुना होगा। सेल साइकिल जो होता है सेल्स में पाया जाता है। यहाँ पर सेल साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, G1, S, G2 एंड M। तो यहाँ पर ये जो S फेज है, S फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है क्या होता है? सबसे पहले तो बात होती कहाँ है? ये तो एस फेज के दौरान होती है। तो कोई पूछे डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है तो क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब बात आती है क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर जो डीएनए सेल्स के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है या फिर हम कहें कि क्रोमोसोम जो होता है उनको आपको पता है कि सेल डिवीजन के दौरान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना जरूरी होता है। तो वो जब जाएगा ना जब उसकी 2 कॉपी बनेंगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन वही प्रोसेस है जहाँ पर जो क्रोमोसोमल डीएनए जो है, क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डीएनए जो है एक्चुअली यहाँ पर ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी 2 कॉपीज यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है डबल कंटेंट, तो ये जो डबल कंटेंट हो रहा है इस प्रोसेस को ही अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली कॉपी बनती है डीएनए की। तो हम सिंपल भाषा में कहें तो कि एक डीएनए से और 2 डीएनए बन जाते हैं, इसको ही अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो एक डीएनए से 2 डीएनए किससे बनेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा। अब हम आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये 3 प्रकार की डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो मॉडल दिए गए हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 टाइप का हो सकता है। सबसे ज़्यादा है वो है जो हम पढ़ेंगे, एक तो होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो सिर्फ सेमी मॉडल दिए गए हैं 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के जो मॉडल हैं उनकी। डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल,
तो डीएनए रेप्लिकेशन जो फर्स्ट मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव है, दूसरा जो मॉडल है वो है कंजर्वेटिव मॉडल है हमारा, और तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है डिस्पर्टिव मॉडल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल में बताया गया है कि जो डीएनए होता है, जैसे कि बाय द वे ये जो डबल हेलिक्स है, यहाँ पर जब जो इससे जो नया डीएनए बनेगा तो उसमें जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो तो रहेगा, कौन सा, सेम पेरेंटल डीएनए, और जो नया बनेगा वो एकदम नया बनता है, जो कि इसकी जो पहले वाला जो था पेरेंटल स्ट्रैंड उसकी एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मॉडल है, इस तरह का जो रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। दूसरा जो मॉडल है वो है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव में बताया गया है कि बाय द वे कि भाई कोई डीएनए है और इससे अब जो डीएनए बनेंगे उसमें से एक तो पूरा सेम एग्जैक्ट पेरेंटल रहेगा, और जो दूसरा जो डीएनए बनेगा वो एग्जैक्टली न्यू डीएनए बनेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा जो टाइप का जो है वो ये मिक्सचर होता है। इसमें बताया है कि भाई जैसे डीएनए जो है शुरू में कुछ इस प्रकार से हो, फिर थोड़ा सा इस प्रकार से हो, मतलब दोनों का मिक्सचर हो, जो कि इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। कुछ मतलब कुछ इस स्थान पर ये पेरेंटल हो गया न्यू में, फिर इस स्थान पर कुछ न्यू बन गया, फिर वापस से कुछ स्थान बाद वापस से ये पेरेंटल आ जाए, तो इस प्रकार से तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो है डिस्पर्टिव मॉडल ये तो एकदम रिजेक्टेड है। कंजर्वेटिव है ये भी रिजेक्टेड है, और जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है एनिमल्स में या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। सेमी कंजर्वेटिव क्या होती है आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो एक डीएनए बन रहा है, इससे जो दो डीएनए बनेंगे उसमें एक स्ट्रैंड तो रहेगा एग्जैक्टली पेरेंटल, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा नया वो रहेगा न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो सेमी का मतलब आधा कंजर्व ये रहता है और आधा नया बनता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है कैसे कैसे पता लगा हमें कोई इसका प्रूफ। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका है मेसलसन एंड स्टोल। मेसलसन एंड स्टोल का एक एक्सपेरिमेंट था, उसके द्वारा इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की ये कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को मेसलसन एंड स्टॉल ने 1958 में इन्होंने प्रूव किया, इसके साक्ष्य दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, वो ये था कि इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया वो क्या था, एक ई कोलाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया को किसी भी मीडियम में हम ग्रो करवाते हैं, तो मीडियम में
मतलब बाहर से हम उसको कुछ भी देंगे तो वो उसको ही यूज करके और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी उन्होंने उसमें जो डीएनए था, आपको पता है जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के यहाँ पर दो आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है N14 और एक N15। दो आइसोटोप यहाँ पर यूज किए नाइट्रोजन के। ये क्या है? आइसोटोप्स इन्होंने यूज किए। तो फर्स्ट जनरेशन में जो नाइट्रोजन बेसिस थे उनमें N15 आइसोटोप था। फिर उन्होंने एक नाइट्रो मीडियम में N14 आइसोटोप वाले जो नाइट्रोजन बेस थे उसमें इनको ग्रो करवाया। तो अगली जनरेशन में जो डीएनए थे, आपको पता है कि अब जो नया स्ट्रेन बनेगा उसमें जो नाइट्रोजन बेस आएंगे वो N14 वाले आएंगे, और जो पेरेंटल है उसमें N15 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो नया स्ट्रेन बना है वो कौन सा वाला है? N14 वाला। तो जब इनका सेंट्रीफ्यूज किया गया तो यहाँ पर मिक्सचर डीएनए हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब और आगे जब इनका एक जनरेशन और इनको जब ग्रो करवाया गया तब यहाँ पर हमें दो बैंड प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो N14 वाले थे ये भी एक टेम्पलेट का काम करेंगे और इनके साथ अब N14 वाला ही नया स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर N14 और N15 और N14 के यहाँ पर दो बैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस वो अलग अलग होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल ले तो ई कोलाई है, वो प्रोकैरियोट्स में आएगा। और यूकैरियोट्स की बात करें तो जैसे ह्यूमन है, यीस्ट है, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब क्या है? यूकैरियोट्स में आते हैं। और प्रोकैरियोट्स में हम एग्जांपल जो लेंगे वो लेंगे ई कोलाई का। तो दोनों में सबसे पहले जो फ़र्क होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में जो फ़र्क होता है मेनली वो ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए होगा तो प्रोकैरियोट्स में कैसा डीएनए हो गया? सर्कुलर। इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए इनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका सर्कुलर डीएनए था, जबकि यूकैरियोट्स में एकदम लीनियर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लीनियर डीएनए इनमें पाया जाएगा। तो यहाँ पर लीनियर डीएनए जो होता है उसके मिडिल पार्ट को तो हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, और जो कॉर्नर वाले पार्ट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? टीलोमियर। ठीक है, तो जैसा कि डीएनए की स्ट्रक्चर दोनों में अलग अलग है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में भी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन
प्रोसेस स्टार्ट होने में ये देखा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाता, वो एक निश्चित स्थान से ही जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जैसे कि ये इस सर्कुलर पूरे डीएनए में एक स्थान होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, ओरी रीजन बोलेंगे। ओरी, ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो स्थान है ये एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन हो गई। इसको हम रेप्लिकॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो एक मोनोरेप्लिकोनिक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो एक निश्चित स्थान पे ही शुरू होगा और यहाँ पर एक सिंगल रेप्लिकॉन ही इनमें पाया जाएगा। तो इस प्रोकैरियोट्स में जो प्रोसेस होती है वो मोनो रेप्लिकोनिक होती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो जो प्रोसेस है वो होती है मल्टी रेप्लिकोनिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। तो एक निश्चित स्थान से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये ओरिज और रीजन यहाँ पर ये दिखाया गया है ऊपर, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये 245 न्यूक्लियोटाइड से मिले या फिर बेस पेयर्स से मिला हुआ बना हुआ एक रीजन होता है डीएनए का, जहाँ पर 13 मर्स के 3 और 9 मर्स के 5 बॉक्सेस पाए जाते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर, ये बॉक्सेस का मतलब ये कोई वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं पाया जाता है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जैसे कि ए, तो इस प्रकार ये क्या रहते हैं कि हमेशा कंजर्व रहते हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम रहेंगे, इनमें इन सीक्वेंसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंजर्व सीक्वेंस है इनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सीक्वेंस होते हैं। तो ये बॉक्सेस हैं और जो मेन बात है इनकी क्या होते हैं, ओरी रीजन में ये जो बॉक्सेस यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है ये 80 रिच होता है, मतलब यहाँ पर एडेनिन के साथ जो थाइमिन बॉन्ड वाले जो बेस पेयर्स हैं ये ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है बजाय कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पर 80 रिच होता है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की क्या बात कर, तो ये एरिया जो है ये 80 रिच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली है, इसलिए यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट क्यों हो पाता है, क्योंकि ये एरिया यहाँ से जल्दी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड जब अलग होंगे तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ओरी रीजन की खास बात ये थी। ओरी रीजन हो गया। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स। तो एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेन एंजाइम होता है डीएनए एप्लीकेशन में काम आने वाला, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपको पता है कि भाई जैसे कि ये कोई डीएनए सीक्वेंस है,
ATGC ATGC, ये कोई सीक्वेंस है। अब हमें इसके नया सीक्वेंस बनाना है, तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, T। इसके बाद यहाँ पर T के सामने क्या ऐड करना पड़ेगा, A। G के सामने क्या ऐड करना पड़ेगा, C। C के सामने क्या ऐड करना पड़ेगा, G। जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो ये इसके एकदम अगेंस्ट होगा। यहाँ पर ये तो 3 प्राइम होगा और यहाँ पर ये ऐड होते चले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना 3 प्राइम के ऊपर जो OH ग्रुप होता है, यहाँ पर ही नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन का जो यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो DNA पॉलीमरेज का काम क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए ये ATP का यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। DNA पॉलीमरेजेस जो है ये कुल मिला के हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हैं, ये फॉस्फडाइएस्टर बॉन्ड ये क्रिएट करवाते हैं, जिससे कि DNA की क्या बन जाती है, चैन बन जाती है। तो ये तो DNA पॉलीमरेज का काम हो गया। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में कितने प्रकार के DNA पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो DNA पॉलीमरेजेस हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के DNA पॉलीमरेजेस इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे 5 होते हैं, यहाँ पर जो 2 होते हैं वो कोई ज़्यादा DNA रेप्लिकेशन उसका काम होता नहीं है। तो टोटल हम बात करें, टोटल 5 पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, उनमें से यहाँ पर 3 जो हैं यही काम आते हैं मेनली। तो ये पॉलीमरेज 1 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो जो मेन जो DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, मेन जो रेप्लिकेशन करता है उसको हम बोलते हैं मेन रेप्लिकेटिव DNA पॉलीमरेज। जो मेनली काम आता है, सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ये थर्ड जो है, ये एक DNA पॉलीमरेज थर्ड जो है ये एक 10 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, इसमें कितनी सब यूनिट्स होती हैं, 10 सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें से जो नाम है इनके अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, टो, गामा, जीटा, बीटा, डेल्टा और डेल्टा। तो इस प्रकार से ये अराउंड 10 डिफरेंट सब यूनिट्स इनमें पाई जाती है। सर, तो मेन जो DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो DNA पॉलीमरेज थर्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्रोसेसिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। प्रोसेसिविटी क्या होता है कि एक बार ये यहाँ पर टच हो गया तो ये एक लंबी चैन सिंथेसाइज कर सकता है एक बार में, एडिशन यहाँ से हटता नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, इसलिए तो इसकी जो प्रोसेसिविटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और ये इनमें कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये DNA पॉलीमरेज हो गया। अब हम दूसरा जो मेन एंजाइम यहाँ पर काम आता है वो होता है प्राइमेज।
प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में मदद करता है। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो सीधा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको पहले कोई प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स उसको पहले से कोई चैन वहाँ पर बनी हुई होनी चाहिए ताकि वो उसके आगे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्राइमर का मतलब है ये स्टार्टिंग जो है वो करता है, तो इसको प्राइमेज बोलते हैं हम। तो ये जो प्राइमर है ये प्राइमेज के द्वारा यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और उसकी खास बात होती है कि ये एक आरएनए होता है। तो प्राइमेज जो है ये एक आरएनए होता है। तो कुल मिला के इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्टिंग उसकी कौन करता है, एक आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो फ्री 3 प्राइम OH होगा शुगर पे, उसके बाद अब यहाँ पर अपने पॉलीमरेज थर्ड जो आएगा यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा पॉलीमरेज थर्ड, और फिर ये इस चैन को आगे तक सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो कुल मिला के जो प्राइमर्स जो है ऐड कौन करेगा, प्राइमेज एंजाइम करेगा, और एक वो क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा मेन एंजाइम है वो काम आता है, वो होता है हेलिकेज। हेलिकेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो डीएनए होता है उसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो डीएनए हेलिकेज जो है ये क्या काम करता है, इन दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है और क्या कर देगा, दोनों के यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इस प्रकार से स्ट्रैंड को सेपरेट करने का ये काम करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर थे टी और ए के बीच में, देख सकते हैं इसको इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, हेलिकेज। तो ये हेलिकेज जो है इसने डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके और स्ट्रैंड को, तो इसका काम जो है वो क्या काम है, सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब तीन जो मेन एंजाइम्स थे वो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। बाकी जैसे कि चौथा है हमारा जैसे कि डीएनए लाइगेज है, जो कि क्या करता है, जैसे डीएनए में अगर कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक है तो उनको आपस में क्या कर देगा, सील कर एकदम जोड़ देगा। यहाँ पर ये जो निक दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर ये जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, तो ये डीएनए लाइगेज हो गया। इसके अलावा एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज जो है ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप सेकंड। टाइप 1 जो है वो सिंगल स्ट्रैंड को कट करते हैं, और जो टाइप सेकंड है ये डबल स्ट्रैंड को कट करते हैं। जैसे डीएनए का ये है, इसमें सिर्फ कट लगाना हो सिंगल तो ये टाइप 1 करेगा, और
दोनों स्ट्रैंड के बीच में कट लगाना हो तो ये कौन करेगा, टोपोइसोमरेज। टोपोइसोमरेज की खास बात क्या होती है कि ये कट एंड जॉइन दोनों प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये कट भी खुद ही लगाते हैं और वापस से इनको वापस से जोड़ भी देते हैं। तो टोपोइसोमरेज जो है ये एक तरह के रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी इनको हम बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेज होते हैं, रिकॉम्बिनेज जो कि रिकॉम्बिनेशन में काम आते हैं। आप आगे जाके देखोगे, रिकॉम्बिनेशन पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स थे। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप में होती है। जो फर्स्ट स्टेज जो है वो होती है हमारी इनिशिएशन, सेकंड जो है वो होता है इलोंगेशन, और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है टर्मिनेशन, ठीक है। तो इन 3 स्टेप में जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टेप 1 जो कि है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में हम आते हैं। तो इनिशिएशन में आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एकदम सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरी जो होता है, ओरी रीजन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 245 बेस पेयर का ये क्या होता है, एक डीएनए कंटेंट होता है। तो ये जो 245 बेस पेयर का जो ओरिजिन पेयर का हमारा ओरिजिन जो है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था 9 मर के और 13 मर के, 9 मर के तो 5 और 13 मर के 3 बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पर ओरी रीजन के ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड होती है जिसका नाम है, प्रोटीन है जो बाइंड होगी जिसका नाम है क्या भाई, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। और ये डीएनए ए प्रोटीन है, ये खुद से ही बाइंड नहीं हो जाती, इसको किसी दूसरे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है डीएनए सी, ठीक है। तो डीएनए सी जो है वो डीएनए ए प्रोटीन को यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर आके बाइंड करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए ए, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, बाइंडिंग ऑफ डीएनए एट ओरी, ये इनिशिएशन होता है। दूसरा जो चीज़ होती है, अब जैसे ये डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होगी, ये क्या काम करेगी, मेल्टिंग का काम ये कर देते हैं। मेल्टिंग इन द सेंस ये क्या कर देंगे, देखो। तो मैं सिर्फ अभी इस वाले पार्ट को यहाँ नीचे शो कर रहा हूँ जहाँ पर बाइंड हुए हैं। तो डीएनए जो था उसको ये थोड़ा सा क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। इस प्रकार से मेल्ट जो काम हेलिकेज जब आगे करेगा उसकी स्टार्टिंग जो है वो डीएनए ए प्रोटीन के द्वारा ही करी जाती है। तो सबसे पहले जो स्ट्रैंड सेपरेशन का जो काम है वो डीएनए करेगा। उसके बाद में यहाँ पर अभी जो है अपना हेलिकेज यहाँ पर आके और दोनों तरफ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। एक हेलिकेज इस तरफ और एक हेलिकेज इस तरफ से अब आगे इनको सेपरेट करते चले जाएंगे आगे। ये इस तरफ में मूव करेगा और ये इस तरफ में होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप जो था वो था हेलिकेज की लोडिंग, ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो था वो था कि अब हेलिकेज जो है
हेलिकेजेस जो है ये ओपन डीएनए को ओपन कर देंगे और बाइंड्स प्राइमेज। ठीक है, तो ये पहले तो इसको ओपन करेंगे, तो जैसे ही ये डीएनए को क्या करेंगे, इस प्रकार से ओपन करने देंगे, तो जैसे ये ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो अब यहाँ पर जो है एक एंजाइम आ जाएंगे जिसका नाम क्या है, डीएनए प्राइमेज। मैंने आपको बताया था डीएनए प्राइमेज क्या करते हैं, प्राइमर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्राइमर ऐड होगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही प्राइमर बाइंड होंगे ये क्या कर देंगे, प्राइमर सिंथेसाइज यहाँ पर कर देंगे इस प्रकार से। तो ये जो रेड कलर में यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये क्या है, प्राइमर्स, जो कि किसने सिंथेसाइज किए हैं, डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है इनिशिएशन में लास्ट है, अब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएशन ऑफ डीएनए polymerization by डीएनए polymerase। डीएनए polymerase भी कौन सा, थर्ड वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप यहाँ पर इनिशिएशन के दौरान होंगे। तो जैसे ही इनिशिएशन खत्म होगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी। तो डीएनए जो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो एक प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये जो है ओरिजिन जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ओरिजिन था। ठीक है, तो ये ओरिजिन जो था यहाँ से, अब देख सकते हैं ये दोनों तरफ से में यहाँ पे मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा। ये तो इस प्रकार से इस तरह का जो रेप्लिकेशन उसको हम क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क हमें दिखाई देंगे। तो जहाँ पर डीएनए हेलिकेज बाइंड होता है और स्ट्रैंड सेपरेशन करता है तो इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इस स्थान को। ठीक है, यहाँ पर 2 फॉर्क हैं। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क हम देखें तो इस प्रकार से वाई टाइप की जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, यही रेप्लिकेशन फोर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं यहाँ पर तो, और यहाँ पर स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुए हैं और यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा फर्क है। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज जो है वो अपना काम कर रहा है, ये आगे जाएगा और आगे मूव होता हुआ क्या करेगा, डीएनए को सेपरेट करता हुआ और आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो ये होती है। ठीक है, ये तो है डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस स्थान को, ये जो एरिया है जहाँ पर हेलिकेज है और यहाँ पर जो है प्राइमेज ने आके प्राइमर्स ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में इसको लेके जाएगा आगे सिंथेसिस, और इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये जो सारी प्रोसेस हो रही है
तो इस पूरे स्थान को यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इसको हम एक फोर्क का नाम देते हैं। ये रेप्लिकेशन फोर्क होता है। तो ये वाई शेप की जैसी स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई देती है, इनको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो एक जो डीएनए है उसमें कितने रेप्लिकेशन फोर्क होंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन, तो बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो है 2 रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर हमारे साथ इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो रेप्लिकेशन फोर्क में जो है एक लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड रहेगी। ठीक है, और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लीडिंग लीडिंग ये है और लैगिंग लैगिंग ये है। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क था, ये हमारा इनिशिएशन था। अब हम देखते हैं जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है, वो क्या है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन प्रोसेस जो है इसमें क्या हो रहा होता है कि जो इस रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर सारे एंजाइम्स जो हैं हमारे ऐड हो चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सारे एंजाइम देख सकते हैं। यहाँ पर ये डीएनए हेलिकेज है जो यहाँ पर बाइंड है, इसके साथ प्राइमेज भी बाइंड है। इन दोनों को मिला के हम प्राइमोसोम बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट होगा, सेपरेशन के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइमेज। तो ये दोनों लगभग साथ साथ रहते हैं, इसलिए इन दोनों को हम प्राइमोसोम, साथ काम करते हैं और इनको प्राइमोसोम बोलते हैं। तो इस तरह से एक जो स्ट्रैंड है उस पर तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता रहता है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो है इस पर कंटिन्यूस सिंथेसिस, तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट होती है बजाय किसकी, दूसरे वाले की, जहाँ पर यहाँ पे तो जो प्रोसेस वो कैसी होती है, फास्ट। दूसरा जो है ये थोड़ा स्लोपी होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस रुक रुक कर होती रहती है और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती रहती है। और ये जो टुकड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, जो छोटे यहाँ पर ये जो है ये तो क्या है, एक प्राइमर, जो कि प्राइमेज ने ऐड किया है, और ये क्या है, डीएनए है जो कि किसने ऐड किया है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में। इसी प्रकार से ये है प्राइमर और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ऐड किया गया नया डीएनए। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे, इनको अपन क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये साइंटिस्ट थे और ओकाजाकी उन्होंने बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा एक मैं मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है मैं आपको बताना भूल गया, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये स्ट्रैंड के साथ यहाँ पर ऐसे बाइंड हो जाती है और स्ट्रैंड को आपस में वापस जुड़ने से रोकती है। मतलब स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड ही रखती है, सिंगल स्ट्रैंड पे ही ये बाइंड होती है और इनको आपस से वापस दोबारा जोड़ने से ये रोकती है। इनका ही काम होता है। तो ऐसे ये एक रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर ये सारे एंजाइम यहाँ पर इस तरह से बाइंड होते रहते हैं। एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो ड्यूरिंग इलोंगेशन अब ये जो सारी प्रोसेस है इस प्रकार से चलती रहती है। तो इलोंगेशन के दौरान अब आप देख सकते हैं ये हमारा पॉलीमरेज थर्ड है जो कि यहाँ पे बाइंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे तो ये बार बार जो है डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये जिस डायरेक्शन में चलता है देख सकते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन जो है वो ये है। तो ये इस डायरेक्शन में ही ये रेप्लिकेशन पॉलीमरेज जो है चलता है। तो ये वाला जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये इसी डायरेक्शन में होता है। तो इस पर तो ये पॉलीमरेज जो थर्ड है ये दोनों स्ट्रैंड पे एक ही एंजाइम क्या है, एक साथ है डीएनए पॉलीमराइजेशन करवाता है। तो नीचे वाले पे तो कंटिन्यूस चलता रहता है, जबकि ऊपर वाला है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में ये मूव ज़्यादा कर नहीं सकता है। तो जितने स्थान पर ये होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में ही ये उस पर करता है। ठीक है, ये यहाँ पर रीजन होता है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं।
लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि जिसकी डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में होती है, इस रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन में ही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन जो है डीएनए रेप्लिकेशन की वो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से ये रेप्लिकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग इलोंगेशन चलती रहती है। और अंत में तीसरा जो स्टेप है वो होता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन का कब है? जब जो डीएनए है रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी। देखो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इस ओरिजिन से, और अब ये आ चुकी है दोनों डायरेक्शन मूव करते हुए नीचे। ये यहाँ पर ये जो एरिया है, मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर एक, तो ये जो एरिया है ये होता है, ये टर्मिनेशन रीजन होता है। टर्मिनेशन रीजन होता है। इस टर्मिनेशन रीजन के ऊपर ये कुछ टर्मिनेशन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है क्या करते हैं, इधर से जो फोर्क आ रहा होता है एक, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं देख सकते हैं आप, इस रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन तो क्या है, ये है क्लॉकवाइज, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज। और इन जो सीक्वेंसेस है इनकी डायरेक्शन है ये इनके एकदम अगेंस्ट होती है, देख सकते हो आप। तो इनमें क्या खास बात है कि इधर से जो रेप्लिकेशन फोर्क आ रहा है इस डायरेक्शन से, ये इसको तो ये इधर आने देगा, लेकिन ये इधर इसको अब आगे इधर नहीं जाने देगा। ये आगे सेम इसके साथ ये इसको इधर तो आने देगा, और ये इधर इसको वापस नहीं जाने देगा आगे, इससे आगे यहाँ से। तो इस प्रकार से ये अंत में आके और टर्मिनेशन सीक्वेंस के ऊपर आके ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है यहाँ पर आके, और सारे रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर ये ट्रैप हो जाएंगे और सारे एंजाइम्स यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होगी उसको हम शॉर्ट में देखें तो देखो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, से बढ़ता बढ़ता और ये अंत में आ गया, और अंत में ये इस तरह से अटैच होते हैं। और बाद में यहाँ पर जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है सेकंड वाला, वो इन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन था। इसको आप बुक से थोड़ा अब और समझ सकते हो, ठीक है।